नमस्कार बहनों एवं भाइयों। मैंने आप सबसे पिछले अंक में अपने पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में, कोलकाता शहर में स्थित राजकीय आरजीकर चिकित्सा महाविद्यालय में घटी ट्रेनी डॉक्टर के प्रति दुराचार और उसकी हत्या, उसकी अमानुषिक हत्या से संबंधित घटना और उससे संबंधित पूरे देश में फैले उबाल को जानने का कार्य किया है। ये सही है कि समाज में यदि मनुष्य को मनुष्य पर विश्वास ही हट जाएगा, लोग एक दूसरे पर संदेह करेंगे, उनसे डरने लगेंगे, तो संसार का जो कार्य सहजतापूर्वक संपन्न होता चल रहा है उसका संपन्न होना दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि स्त्री और पुरुष ये समाज की दो प्राकृतिक, एक दूसरे से जुड़ी, एक दूसरे पर निर्भर जातियां हैं। मौलिक जाति तो यही है, स्त्री और पुरुष, जो प्राकृतिक जाति। और हमारे समाज में प्राचीन काल से विवाह की संस्था के माध्यम से जो मर्यादापूर्ण सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन हमारे मनीषियों द्वारा, हमारे पूर्वजों द्वारा देने का कार्य किया गया है, वो इतना महत्वपूर्ण रहा है कि उसी की देन है कि समाज बहुत अंशों में मर्यादित, अनुशासित और संयमी बनकर चलता आया रहा है। जो कुछ कमी रह जाती रही है वो उस काल में राजत्व के माध्यम से, यानी राजा महाराजा के द्वारा दी गई व्यवस्था के माध्यम से और आज शासन प्रशासन के माध्यम से हो जाता रहा है। लेकिन पूरे विश्व में उच्छृंखलता इस कदर बढ़ी है कि लोग अब मर्यादित, संयमी, अनुशासित नहीं रह गए हैं। ज़्यादातर दुराचारपूर्ण घटनाएं, हिंसाचारपूर्ण घटनाएं, लूटपाट संबंधी घटनाएं, छिनैती की घटनाएं, छेड़खानी की घटनाएं, लोगों की बढ़ चली स्वेच्छाचारी मनोवृत्ति की ही उपज है। कानून का भय किसी समय इस कदर रहता रहा है कि राजा का कोई
सैनिक, राजा का कोई सुरक्षा सेवक और आज की दृष्टि में पुलिस इनका दिख जाना ही लोगों के भीतर भय का संचार करता था। यद्यपि ब्रिटिश हुकूमत प्रथमतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, उसके बाद 1860 से ब्रिटिश शासन के रूप में भारत की अधिशासक बन बैठी और उनका उद्देश्य इस देश का शोषण करना था, इस देश को लूट करके अपने खजाने को भरना था, इसको हर तरह से कंगाल बनाना ही उद्देश्य था। यहाँ की कारीगरी को पूर्णतया खत्म करके उनको ब्रिटेन और दूसरे पश्चिमी देशों पर अपनी आवश्यकता के लिए निर्भर बना देना उद्देश्य था। तो भी उस काल में अगर एक लाल पगड़ीधारी अर्थात ब्रिटिश पुलिस का सिपाही गांव क्षेत्र के इलाके में घोड़े पर सवार होकर दिख जाता था तो लोग मारे डर के झाड़ियों में छिप जाने का कार्य करते थे, अपना गांव घर छोड़ देते थे और वन प्रांतर में छिप जाया करते थे, खो खड्डों खाइयों में छिप जाया करते थे। इतना डर था जिससे लाखों लाख लोगों पर एक सिपाही भारी पड़ता था, एक पुलिस अर्थात लाल पगड़ीधारी भारी पड़ता था, बहुत अधिक प्रभावी पड़ता था। लाल पगड़ीधारी छोड़ो, चौकीदार ही गांव को अनुशासित रखने के लिए, मर्यादित रखने के लिए, चोर उचक्कों में भय पैदा करने के लिए और दूसरे की संपत्ति, दूसरे का घर, दूसरे का परिवार बलपूर्वक छीनने वाले लोगों के भीतर डर बिठाने के लिए पर्याप्त होता था। आज ऐसा नहीं है। आज किसी में भी कानून का डर, कानून का खौफ नहीं है। सज्जन जहां दुखी हो लेकिन दुष्टों की पौबारा हो, एक दुना दो नहीं जहां पर एक दुना 18 हो, ऐसा समाज आज हो चला है। हमारे पुलिस विभाग ने श्रीमद् भगवत गीता के परित्राणाय साधु नाम का आदर्श वाक्य अपने विभाग के लिए तो स्वीकार कर लिया है। छत्तीसगढ़ की पुलिस का यही आदर्श वाक्य है, लेकिन उसका दूसरा अर्धांश वे छोड़ बैठे हैं कि परित्राणाय साधु नाम का आदर्श तभी सिद्ध हो सकता है जब विनाशाय च दुष्कृताम को समाज में, व्यवस्था में पूर्णतः स्थापित किया जाएगा। और जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से
हमारे देश का पुलिस विभाग, आंतरिक सुरक्षा का विभाग, विनाशाय च दुष्कृताम का आचरण छोड़ करके केवल अपने पुलिस होने का प्रदर्शन मात्र करने लगा। यही कारण है कि पुलिस विभाग से समाज के लोग भय युक्त घृणा करते हैं, लेकिन पुलिस को अपना सच्चा आरक्षी मानकर, सुरक्षा करने वाला मानकर आदर करने का कार्य नहीं करते। वे थाने और कचहरी से दूर रहने में ही अपना कल्याण समझते हैं, क्योंकि हमारे देश के थाने और हमारे देश की कचहरी केवल ग्रामजनों को, देश और दुनिया के नागरिकों को लूटने का कार्य करते हैं। इनको सुरक्षा देने का वो कार्य नहीं करते जिसकी की अपेक्षा इनसे की जाती है। पुलिस गांव में ना आए, घर में ना आए तो लोग अपना सम्मान समझते हैं। पुलिस के आ जाने से उन्हें लगता है कि लोगों को ये संदेश गया है कि इनका परिवार, इनके परिवार का कोई सदस्य समाज में सम्मानित होने योग्य नहीं रह गया है। ये बात आज शासन प्रशासन को विशेष रूप से समझना होगा। जब अधिकांश प्रांतों में या कि सभी प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार रही है, तो उन्होंने आम जनता की निरपेक्ष भाव से रक्षा करने हेतु पुलिस डिपार्टमेंट को प्रेरित करने के बजाय उन्हें जनता को लूट लूट कर उन तक द्रव्य या मुद्राएं पहुंचाने के लिए ही तैयार करने का कार्य किया था। हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद से ही थाने बिकने लगे हैं, बिकते रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस थाने से ज़्यादा अवैध आमदनी हो सकती है, वहाँ ऐसे लोगों को पदस्थ किया जाता रहा है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपराधिक तत्वों से लूट लूट कर दूसरे अधिकारियों और मंत्रियों तक उक्त धन को पहुंचाने का कार्य करते रहे। तो इस स्थिति में भला कैसे संभव है कि पुलिस विभाग से समाज आदर युक्त रूप में डरने का कार्य करता? यही कारण है कि आज पुलिस अर्थात कानून का भय जनता में प्रायः नहीं रह गया है। लोग स्वभाववश
मर्यादित जितने अंशों में रहते हों, लेकिन पुलिस से डरने का कार्य वे बड़े बड़े अपराध करके भी नहीं करते, बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शासन शुरू होने के साथ ही अपराधियों का, अराजक तत्वों का, हिंसक तत्वों का संरक्षण करने वाला सिद्ध होने लगा था। वो बदस्तूर आज पर्यंत विद्यमान है। आज तो और भी उन्मुक्तता आ गई है, क्योंकि अगर किसी थानेदार ने और उसके सहयोगियों ने किसी अपराधी को पकड़ने का कार्य भी किया तो सत्ता या विपक्ष में बैठे हुए राजनेताओं द्वारा तुरंत उस थानेदार को फोन कर दिया जाता है कि फला व्यक्ति को छोड़ दो, वो मेरा आदमी है, वो हमारा आदमी है। ये अपराधी वस्तुतः आज नेताओं के आदमी होने लगे हैं और उनसे संरक्षण पाकर के अपराध को मनमाने ढंग से बिना भय के अंजाम देने लगे। तो भला कानून का भय समाज में कैसे रह सकता है? अगर कानून का भय सचमुच हमारी सरकारें समाज में स्थापित करना चाहती हैं तो उन्हें अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदलना होगा। जनता का सच्चा रक्षक और सेवक बनकर आचरण करना होगा। जहां अपराधी, चाहे वो किसी प्रकार का अपराध करने वाले क्यों ना हो, वे इतने भयभीत हों कि उनके भीतर आरजीकर मेडिकल कॉलेज जैसा पापपूर्ण कार्य करने की हिम्मत तक न हो सके, उनकी रूह तक कांपने लगे उसको सोच करके। फिर करने की बात तो दूर की हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट में, थाने में, पुलिस चौकी में जो ऐसे जघन्य कृत्य लिखाए भी जाते हैं, उनका उल्लेख किया भी जाता है, उनका एफआईआर होता भी है, उन्हीं की संख्या इतनी ज्यादा हमारे देश में हो चली है कि वो हमें समाज की दिशा और दशा समझने के लिए बहुत पर्याप्त है। फिर जो ऐसे दुष्कृत्य, ऐसे अपराध पुलिस के संज्ञान में, थाने के संज्ञान में, पुलिस चौकी के संज्ञान में आते ही नहीं हैं, उनका हिसाब किताब तो और भी चिंतनीय हो जाता है। ये अपराध कठोरतम दंड और एकदम से भयकारी दंड के बिना नहीं बंद होंगे। मेरा इस संबंध में स्पष्ट मत है। फिर न कभी निर्भया कांड हो, यदि इतना तुम कर दो, दोनों हाथ काट दुष्टों के पूर्ण नपुंसक कर दो। सिर्फ जेल के अंदर रखकर किंचित नहीं दुलारो,
बलात्कारियों का वध कर दो, चौराहे पर मारो। जब तक हमारे देश में इस तरह का दंड नहीं दिया जाएगा, तब तक ये घटनाएं मुझे रुकती हुई नहीं दिखाई दे रही है। निर्भया कांड के बाद इस दिशा में कठोर कानून जितना बनाया गया है, उसका कोई प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है। उसका कारण है कि जब सालों साल मुकदमे चलते हैं और तरह तरह से वकीलों के दांव पेच से और गवाहों के अभाव में जघन्य अपराधी भी छूट जाते हैं, तो भला ऐसे लोग उन्मुक्त क्यों नहीं होंगे? ऐसे लोग निर्भय क्यों नहीं होंगे? आज तो सज्जन भयभीत रहते हैं, दुराचारी तो निर्भय रहते हैं। मैं इस बात के लिए अपने इस उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत अधिक प्रशंसित करता हूं। इसके पहले की जितनी भी सरकारें रही हैं, वे सब कहीं भी सामाजिक अनुशासन के मामले में योगी सरकार के हजारों अंश पर भी स्थित नहीं है। उसमें भी समाजवादी पार्टी की सरकार तो इस अपने भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश प्रांत की जितनी भी सरकारें रही हैं, उनमें सबसे अराजकता वादी सरकार रही है, अपराधियों का संरक्षण करने वाली सरकार रही है, उनको अपराध करने का अवसर प्रदान करने वाली सरकार रही है, और अपने चुनाव हेतु अपने जीतने के लिए इन अपराधियों का उपयोग करने वाली सरकार रही है। कोई कहे या न कहे, ये आम जनता के बीच का जो भी व्यक्ति समाज सापेक्ष अवधारणा रखने वाला व्यक्ति है, वो ये जानता है कि जब जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हैं, अपराधी पूर्णतया निरंकुश और दुस्साहसिक हुए हैं, और उन्होंने जघन्य से जघन्यतम अपराधों को समाज में घटित करने का कार्य किया है, घटाने का कार्य किया है। और हमारे प्रदेश की मुलायम सिंह यादव की सरकार, अखिलेश यादव की सरकार किंग कर्तव्य विमूढ़ या उनको सह देने वाली सरकार मात्र रही है। ये सरकारें समाज का और भला करें या न करें, लेकिन अपराधियों के भीतर या अपराध करने की सोचने वालों के भीतर भय उत्पन्न करने का कार्य उस हद तक यदि कर दें कि लोग अपराध करने की हिम्मत न कर सकें, तो शेष विकास का कार्य जनता खुद ही कर लेगी। क्योंकि समाज की अपेक्षा शांतिपूर्ण जीवन है, मंगल और शांतिपूर्ण जीवन है, और इसकी पूर्ति कानून के भय के बिना, कानून के अनुशासन के बिना, शासन प्रशासन के अनुशासन के बिना संभव नहीं है। आज तो शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग
अपराधियों के भी बाप हैं। तमाम नेता, राजनेता वे अपराधियों के सरगना के रूप में विराजमान है। तो भला अपराध मिटेगा कैसे? अपराधी मिटेंगे कैसे? मेरा ये मानना है कि जघन्य से जघन्यतम अपराधी का मिटना ही उनके द्वारा प्रायोजित हुए और प्रायोजित होने वाले अपराध का मिटना है। वो चाहे विकास दुबे हो या मुख्तार अंसारी हो या उनके और दूसरे गुर्गे या अतीक अहमद और उनके दूसरे गुर्गे हों, और भी ऐसे तमाम माफिया जिनका उल्लेख ये ब्रजेश सिंह जैसे लोग रहे हों, श्री प्रकाश शुक्ला जैसे लोग रहे हों, ये सब के सब शासन प्रशासन या राजनेताओं के संरक्षण में ही फूले और फले हैं और अपने अपराध के चरम तक पहुंचे हैं। इसके लिए समाज सीमित दूरी तक उत्तरदायी है, अधिकांश दूरी तक हमारे देश की प्रादेशिक सरकारें ही मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। मेरा तो यही कहना है कि योगी के शासन का डंडा इसी तरह से चलते रहना चाहिए जिससे अपराधी पूर्णतः भयभीत होकर अपराध करना छोड़ दें। भले ही और दूसरे विकास के कार्य कुछ किंचिदप न हों, सारे रोजगार का अवसर जनता खुद ढूंढ लेगी, लेकिन अपराधी इस समाज में न रह जाए, इसकी आवश्यकता आज पूर्णतः बनी हुई है। और इसको योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री ही अंजाम तक पहुंचाने का कार्य कर सकता है, क्योंकि पहले से हमारे शासन प्रशासन में जो अधिकारी और पदाधिकारी बैठे हुए हैं वे उस काल के लोग हैं जो अपराध को बढ़ावा देने वाले रहे हैं या अपने मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में उनके लिए काम करते हुए अपराधियों को अवसर देने वाले लोग रहे हैं, भ्रष्टाचार करने वाले रहे हैं। जब तक वे सबके सब खत्म नहीं हो जाते, वे रिटायर नहीं हो जाते, वे दरोगा और पुलिस सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, हमारे समाज में पूरी तरह से कानून का भय नहीं आ सकता है। हरदोई में, बदायूं में, बलिया में अभी हाल पुलिस द्वारा की जा रही लूटखोरी की जो घटनाएं घटी हैं, ऐसे ही स्वभाव के लोगों के कारण घटी हैं। कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी जिम्मेदार जो शीर्ष पद पर बैठा हुआ है, सब तक अपनी निगाह कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन जब निगाह पहुंची तो ऐसे पुलिसिया व्यक्तियों का नियमन होने का कार्य जिस तरह से इस सरकार में हुआ है, इसके पहले असंभव रहा है। जो सच है उसको निर्भय होकर के आज कहने की जरूरत है। अंजाम कुछ भी भुगतना पड़े उसकी चिंता खास तौर से
पत्रकारों को नहीं करनी होगी, ईमानदार पत्रकारों को नहीं करनी होगी, क्योंकि पत्रकारिता जगत में भी ऐसे लूटखोर पत्रकार हो गए हैं जो लोगों को ब्लैकमेल करके काली कमाई के कृत्य में लगे हुए हैं। ऐसे लोग उस सच को अनावृत नहीं कर सकते जिसकी कि आंतरिक सुरक्षा हेतु, अपराधियों में भय स्थापन हेतु आज आवश्यकता है। आप सब से मेरा यही निवेदन है कि समाज में शासन प्रशासन के अंतर्गत कानून की महत्ता स्थापित हो और समाज में अपराधी कानून से डरे, सज्जन कानून के संरक्षण में इस हद तक निर्भय हो कि वे सच बात बिना डरे कह सकें, तभी समाज का कल्याण होगा, हमारे देश का कल्याण होगा। और चाहे अयोध्या जिले के भदरसा में मोहित खान जैसे अपराधी द्वारा दुष्कृत्य किया गया, या पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कृत्य किया गया, वो तभी पूर्णतया खत्म होगा जब ऐसे अपराधियों को राजनीतिक पनाह मिलनी बंद होगी, भ्रष्ट अधिकारियों का संरक्षण मिलना बंद होगा और अपराधी थर थर कांपने को विवश हो जाएंगे, तभी ये सब बंद हो सकता है। इसको आज अपने देश में पूरी तरह से स्थापित करने की आवश्यकता है। कानून का राज अभी सम्यक हमारे देश में आ नहीं सका है, उसको स्थापित करने के लिए बहुत प्रयत्न करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचारी चाहे वो राजनेता हो चाहे वो अधिकारी हों, वे सब छूटने न पाए, उनको कठोर दंड मिले और उसके साथ ही जो आंतरिक सुरक्षा से जुड़े हुए विभाग हैं उनके भीतर अपना कर्तव्य महत्वपूर्ण बनकर स्थापित हो और उनको अपराधियों में भय उत्पन्न करने की शक्ति मिल सके, तभी हमारे देश और समाज का भला हो सकता है, अन्यथा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद।